रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, इन सभी छात्रों में यदि किसी चीज़ को लेकर सबसे अधिक कन्फ्यूजन है तो वो है नॉर्मलाइजेशन। जब बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आते हैं तो उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं, इस बात से कहीं अधिक चिंता उन्हें इस बात की होती है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके मार्क्स में क्या अंतर आने वाला है। यदि बच्चों को एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद होती है तो उनके अंदर एक डर का भी माहौल होता है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उन्हें कुछ नुकसान ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे होते हैं या जिन्हें कम मार्क्स आने की उम्मीद होती है, उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएँ और वो एक अच्छी स्थिति में आ जाए। तो कुल मिलाकर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमारे पुराने फिल्मों की किसी भूतिया हवेली की तरह हो गई है। जितने लोग उतनी बातें, और ऐसा होता है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के उसके मेथड्स को न जानने की वजह से। तो चलिए हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया की बिंदुवार चर्चा करते हैं और उसके मेथडोलॉजी और उसकी बारीकियों को समझते हैं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड जब भी कोई एग्ज़ाम लेती है जो कि मल्टी सेशन पेपर्स हो, मतलब कि जिसमें एक से अधिक शिफ्ट में या एक से अधिक अलग अलग क्वेश्चन सेट्स उन्हें तैयार करने पड़ते हैं किसी एक एग्ज़ाम के लिए, तो वैसे केस में वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाती है। और ये आज से नहीं, लगभग आज से 20 वर्षों से आरआरबी इसी प्रक्रिया को अपना रही है। हाँ, समय दर समय इसके फार्मूले चेंज होते रहे, तो 2000 से लेकर के 2018 तक, मतलब कि आरआरबी एएलपी या ग्रुप डी जो उस टाइम हुई थी, वहां तक आरआरबी जिस फार्मूले को यूज करती थी वो सेम थी। और आरआरबी जेई मतलब कि CEN 032018, इस नोटिफिकेशन से आरआरबी जेई, चाहे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, पैरामीटर, मतलब कि आरआरबी जेई और उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशंस आए उन सभी में फिर फार्मूला को चेंज किया गया और इन सभी में एक ही फार्मूला यूज किया गया। तो CN 03 2018 के पहले जो फार्मूला यूज होता था वो अलग था और इसके बाद जो फार्मूला यूज होता है वो अलग है। इसके बाद आरआरबी ने 14 दिसंबर 2020 को एक और कोरिगेंडम के माध्यम से एक नया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी दिया है। आप इन तीनों फार्मूले को देखिए, आप यहाँ पाएंगे कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उनमें किसी में भी एक्यूरेसी से लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई। एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके इनकरेक्ट हो गए। जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं मांगी जाएगी तब तक हमें ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। और यदि हमारी एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी इस फार्मूले में फीड ही नहीं की जाती है तो सीधा हम इसका ये मतलब होता है कि हमारी एक्यूरेसी से हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझे, यदि आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके 60 में 60 आ गए और आपके रॉ मार्क्स 60 बन रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई दूसरा ऐसा बच्चा है जिसने 100 में 100 अटेम्प्ट किया और उसमें 30 उसके गलत हो गए और निगेटिव डिडक्ट करने के बाद उसके 60 नंबर आए, तो आप दोनों के मार्क्स 60 हैं, तो क्या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके मार्क्स अधिक होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन में? तो नहीं। आप दोनों के चूंकि रॉ मार्क्स 60 हैं तो नॉर्मलाइज मार्क्स भी आप दोनों का एग्जैक्टली उतना ही सेम होगा। तो ये मतलब हुआ इसका। तो इस चीज़ के लिए कि एक्यूरेसी से हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स पे क्या कोई इफेक्ट होता है, तो इसको लेकर के बिल्कुल किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए कि इसका कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। अब हम आपके नोटिफिकेशन में जो फार्मूला आपको दिया गया था, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की बात करें चाहे ग्रुप डी की बात करें, दोनों में एक ही फार्मूला है। दोनों के नोटिफिकेशन में आप जाकर के देखिएगा तो आपके नोटिफिकेशन में जो फार्मूला है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप इस फार्मूले को देखेंगे तो इसमें कई सारे टर्म आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे टर्म किस प्रकार से हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम यह समझते हैं कि ये पूरे नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का मेथड वर्क करता है। तो इसको लेकर के हमारे बीच दो तरीके के परसेप्शंस हैं। पहला परसेप्शन यह कि हम यह मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के मेथड में हमारे मार्क्स, मतलब हमारे शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को देखा जाता है, और यदि वो एवरेज मार्क्स अधिक होती है तो उस शिफ्ट को इजी, और जिस शिफ्ट की एवरेज मार्क्स कम हो तो उसको डिफिकल्ट माना जाता है। और ये परसेप्शन बिल्कुल सही है, एक्चुअल में यही होता भी है। नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट करने का, नॉर्मलाइज मार्क्स फाइंड करने का एक बेसिक जो आइडियोलॉजी है यही है। और उसके साथ एक दूसरा परसेप्शन हमारे बीच यह है कि जो शिफ्ट डिफ़िकल्ट होती है उस शिफ्ट में हमारे मार्क्स में कुछ मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं उस नॉर्मलाइजेशन मेथड से, जो भी फार्मूला है उसके हिसाब से कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके, और वो हमारे मार्क्स में ऐड हो जाते हैं। और यदि हमारी शिफ्ट इजी हो तो हमारे में या तो कुछ मार्क्स डिडक्ट होते हैं या तो फिर कांस्टेंट रह जाती है। इस प्रकार का परसेप्शन
हमारे अंदर चलता है, जो कि पहला परसेप्शन तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, मगर ये दूसरा वाला जो परसेप्शन जो अधिकांश लोग हम लोग यही समझते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है उसका पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आपके मार्क्स में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि पूरे कैंडिडेट्स के ओवरऑल एवरेज मार्क्स को बेस मार्क्स डिसाइड किया जाता है। उस बेस मार्क्स में आपके शिफ्ट या फिर आपके रॉ मार्क्स के हिसाब से उसमें कुछ मार्क्स कॉम्पनसेट किए जाते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं उस बेस मार्क्स में। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो जो बेस मार्क्स जिसे डिसाइड किया जाता है, वो बेस मार्क्स हमारे लिए या किसी भी के लिए, हर कैंडिडेट के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये सबसे बड़ा अंतर है जो हम अभी तक सोचते या समझते आए हैं उसमें, और एक्चुअली जो नॉर्मलाइजेशन की तकनीक है, पैटर्न है, उसमें बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम अपने नोटिफिकेशन में जो हमें फार्मूला दिया गया हम उस पर आते हैं और उसमें दिए गए सारे टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे आगे आपको स्क्रीन पर एक जो फार्मूला दिख रहा है, ये आपके नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो आपका है वो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जो राइट साइड है वो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज होने वाले हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले उनको सेपरेटली समझ लेते हैं, उसके बाद उसके इफेक्ट को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो पूरा जो फार्मूला है इसमें 2 सेक्शन में बटा हुआ है। 2 सेक्शन से कहने का मतलब कि एक सेक्शन तो ये और एक दूसरा सेक्शन ये है, मतलब कि दूसरे वाले सेक्शन में पहले वाले सेक्शन को ऐड किया गया है। और ये दूसरा वाला जो सेक्शन ये वही सेक्शन है जिसके बारे में हमने आपको कहा कि एक बेस मार्क्स होता है जो सबको इक्वली अलॉट किया जाता है, मतलब कि हर बच्चे को वो बेस मार्क्स दिया जाता है, उस बेस मार्क्स में उसके कुछ मार्क्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए MGQ ये क्या है? यदि हम MGQ को देखें तो इट इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशंस, मतलब कि सभी सेशन को मिला करके, सभी बच्चों को मिला करके जो उनके एवरेज मार्क्स आए हैं, एवरेज मार्क्स प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो आए हैं उनके वैल्यू को बेस मार्क्स माना जाता है। और यह मार्क्स जो है हर बच्चे को दिया जाता है, मतलब किसी भी बच्चे का हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैलकुलेट करने जाएं तो ये जो रहेगा एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि सारे बच्चों को मिलाकर के यदि हमने एवरेज लिया है तो ना तो ये किसी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ना ही आपके इंडिविजुअल स्कोर पे डिपेंड करता है। तो यह जो मार्क्स है आपका सेकेंड, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है और केवल आपके लिए ही नहीं, ये हर किसी बच्चे के लिए जिसने भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और सबको ये वही मिलेगा, और उसमें से कुछ मार्क्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे जो भी हो। तो ये बातें क्लियर हो गई आप सबकी, आपके मार्क्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बेस मार्क्स बना है और उसमें क्या हो रहा है, कुछ मार्क्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब ये बेस मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 0 हो जाए या 100 हो जाए या उसके बीच में कुछ भी हो, लेकिन इसकी वैल्यू से आपके आपसी नॉर्मलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई वैल्यू इसमें हम 4 मार्क्स कोई ऐड भी कर देता है तो हर बच्चे के नॉर्मलाइज 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। यदि इस वैल्यू में 10 मार्क्स कम कर दिए जाएं तो हर बच्चे के नॉर्मलाइज मार्क्स 10 नंबर कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अब तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि तो फिर हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स में डिफरेंस आता कहाँ से? तो उसके लिए जो बाकी के बचे हुए जितने भी टर्म्स हैं उन सबको सेपरेटली पहले समझते हैं, उसके बाद उसके इफेक्ट को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर वाले में देखिए, डिनोमिनेटर में देखिएगा, तो उसमें क्या है, 2 टर्म आपको देखने को मिल रहे होंगे, MGQ एंड M/GT। तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, इसमें से MGQ की बात तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कंसीडरिंग ऑल सेशन, इसका मतलब कि सारे बच्चों को मिलाकर के एक वैल्यू है, तो जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमें पता है। उसके बाद क्या M/GT जो है सभी बच्चों को मिला करके, मतलब कि जितने बच्चे, अगर 1 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया तो 1 करोड़ बच्चों को मिला करके उसका कितना वैल्यू उनके टॉपर्स का, टॉपर्स में कौन से टॉपर, 1000 में एक बच्चे का, मतलब कि यदि 1 करोड़ बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उनमें से टॉपर 1000, टॉप के 1000 बच्चे का एवरेज मार्क्स MRGT को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये टॉपर्स के मार्क्स हैं, वो भी क्या आपके शिफ्ट के नहीं, मतलब कि सभी को मिलाकर के एवरेज जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है, ये दोनों, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर लें तो किसी भी बच्चे के लिए ये सेम ही होगा, क्योंकि ये सभी शिफ्ट को मिला करके कहा गया है। तो आप यहाँ सीधा ये देख सकते हैं कंसीडरिंग ऑल सेशन, जहाँ कहीं भी मेंशन किया गया हो कंसीडरिंग ऑल सेशन, तो ये जो दोनों वैल्यू है ये बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है और इसका वैल्यू हर बच्चे के लिए समान है, इसमें कोई भी चेंजेज
नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में तो चेंजेस ला सकता है, लेकिन आपके रिलेटिव स्कोर में कोई भी चेंज नहीं होगा। इससे किसी बच्चे के यदि 2 मार्क्स बढ़ेंगे, अगर इसमें हम 2 मार्क्स बढ़ा दें तो हर बच्चे के 2 मार्क्स बढ़ेंगे, यदि घटा दें तो हर बच्चे के 2 मार्क्स घटेंगे। इससे आपके इंडिविजुअल रिलेटिव स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1। अब बात करते हैं तो फिर हमारा डिफरेंस आपस में क्रिएट होता कैसे है। तो उसके लिए जो बाकी के आपको वेरिएबल्स बचे हुए दिख रहे हैं, ये उनकी वजह से होता है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता चल गया है कि रेड वाला जो हमने सर्कल किया है उसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स मतलब रिलेटिव मार्क्स पे। तो बाकी जो बचे हैं उनको हम यदि हम अरेंज करके लिखना चाहें तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से हैं, एम आई जे माइनस एम आई क्यू, देखिए ध्यान से, बटा क्या है आपका एम टी आई माइनस एम आई क्यू। देखिए अब ये वेरिएबल्स हैं क्या, इसको समझने के लिए एम आई जे का मतलब ये है कि आपके अपने मार्क्स, ये जो हमने ब्लैक से सर्कल किया है ये आपके मार्क्स हैं, मतलब कि हर एक कैंडिडेट के इंडिविजुअल स्कोर हैं। तो ये हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग होगा और इसी की वजह से हर बच्चे के मार्क्स अलग होते हैं। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में जो ये आपको ब्लैक से सर्कल जो कंटेंट दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है, केवल ये वो इकलौता टर्म है जिसकी वजह से आपको हर बच्चे के नॉर्मलाइज्ड स्कोर अलग अलग दिखते हैं। अब दूसरी ओर MIQ की बात करें तो MIQ वह स्कोर है जो कि आपके शिफ्ट में, मतलब कि जिस कैंडिडेट का भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाला जा रहा है उसके शिफ्ट में बच्चों के कितने एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि ये उस शिफ्ट की एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है जिस शिफ्ट के बच्चे की हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये MIQ हो गई। उसके अलावा आप नीचे देखिएगा तो MIQ एक और है, तो ये दोनों एक ही टर्म है, ये अलग नहीं है। तीसरा M/TI, ये M/TI जो पहले हमने M/GT देखा था ये बिल्कुल उसी तरह है। वो जो कंसिडरिंग ऑल सेशंस थी, मतलब टॉप 0.1% कैंडिडेट्स के मार्क्स कंसिडरिंग ऑल सेशन ना होकर के ये उस पार्टिकुलर शिफ्ट की मार्क्स है, मतलब उस पार्टिकुलर शिफ्ट में जो टॉप 0.1% बच्चे हैं उनके मार्क्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए हो कि ये सारे टर्म किसको कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इनसे हमें क्या फर्क पड़ रहा है हमारे नॉर्मलाइजेशन में। देखिए हमारा टारगेट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स क्या चाहेंगे हम, मैक्सिमम हो। इसके लिए क्या होगा, ये जो टोटल ओवरऑल हमने आपको रेशियो दिया है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और इसके मैक्सिमम होने का कंडीशन ये है कि मेरा जो MIJ है ये ज़्यादा हो, तभी तो ऊपर का वैल्यू ज़्यादा होगा। और ऊपर का वैल्यू ज़्यादा होगा और नीचे वाला कंडीशन क्या है कि ये जो है कम से कम हो। यदि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। तो ये बात है तो क्लियर है। और डिनोमिनेटर छोटा कब होगा, जब M/TI छोटा हो, और न्यूमरेटर बड़ा तब होगा जब MIJ बड़ा हो। अब बात करते हैं MIQ की। MIQ से क्या फ़र्क पड़ता है हमें, देखिए यदि MIQ को हम कम करते हैं तो क्या होगा, मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, यही हमें चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ यह भी हो रहा है कि यदि MIQ को हम कम करते हैं तो मेरा डिनोमिनेटर भी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे बातें चीज़ें गड़बड़ हो जा रही है कि MIQ को हम कम करने की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा। आखिर मेरा जो MIQ है, मतलब कि हमारे शिफ्ट के जो एवरेज बच्चों के मार्क्स हैं वो कम हो तो हमें फ़ायदा है या फिर ज़्यादा हो तो हमें फ़ायदा है। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि MIJ आपका मार्क्स है और M/TI टॉपर्स के मार्क्स हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपका मार्क्स टॉपर के मार्क्स से थोड़ा कम रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपके मार्क्स 60 हैं, आपके क्लास की एवरेज मार्क्स 50 है और आपके क्लास के टॉपर के मार्क्स 75 है। ओके, और ये जो है नीचे वाला दोनों का दोनों 85 होगा, क्योंकि ये भी तो MIQ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 10/25। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आपको आ रहा है 0.4 आ रहा है। इस एजम्पशन से क्या हो रहा है, आपका 0.4 हो। अब हम क्या चाहते हैं, MIQ को हमको चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने मार्क्स को और अपने टॉपर के मार्क्स को सेम रखते हैं। हम क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स में चेंज करके देखते हैं कि इसके चेंज होने से होता क्या है। तो सपोज हम ये 50 को 55 कर दें, ठीक है।
यदि हम 50 को 55 कर देते हैं तो क्या होता है 60 माइनस 55 5 और 75 माइनस 55 20 मतलब 5/20। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा करने से आपको जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.25 आ रही है। ठीक है, 0.25 का मतलब ये हो गया कि आपकी वैल्यू है वो कम हो गई है, जो कि आप चाहते थे इसको इंक्रीज करना, मगर ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के बढ़ने से आपको लॉस हो रहा है। तो आपके लिए तो सबसे बेहतर यही ऑप्शन होगा कि MIQ जो है आपके शिफ्ट की एवरेज मार्क्स जो है कम से कम हो। चलिए अब कब का भी एग्जांपल लेकर के देख लेंगे। सपोज ये 50 में होकर के 45 होती तो क्या होता, ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका 60 माइनस 45 15 हो जाता, और नीचे वाला आपका क्या हो जाता 75 माइनस 45 30 हो जाता। मतलब कि वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाती 0.5 हो जाती यदि हम इसको कम करते तो यहाँ भी देख सकते हैं कि अब यदि हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा वैल्यू जो है रेशियो जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मेथड है इससे हमें पता चल गया है कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो है हमारे मार्क्स में कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बेस शिफ्ट पहले से डिसाइड की जाती है और उस बेस शिफ्ट के आधार पे एक मार्क्स तय होता है, और उस मार्क्स के हिसाब से क्या होता है आपको आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसमें कुछ मार्क्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपके मार्क्स में चूंकि ये एडिशन ही नहीं है, तो हमारा जो परसेप्शन है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतने मार्क्स बढ़ गए या घट गए, ये सोचना ही गलत है। ये सोचने का तरीका ही है, मेरे ख्याल से अब इसको बदल लीजिए, पहली बात। अब दूसरा कि ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया ये तो आपके नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग है। ग्रुप डी के लिए अभी तक यही फार्मूला और ये वही रहेगा, लेकिन एनटीपीसी ने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें फार्मूला बदला है। तो उसमें बदला कुछ नहीं, आपका जो बेस मार्क्स है उसको बदल दिया गया। उसको बदलने से हुआ क्या कि जो एवरेज मार्क्स था उसको ना लेकर के जिस शिफ्ट की एवरेज मार्क्स सबसे हाई रहेगी उसको बेस लिया गया। तो सपोज कर लीजिए कि नॉर्मली अभी के डेट में 60 मार्क्स था जो कि एवरेज बनता सबको मिला करके, और हम क्या करेंगे जो शिफ्ट सबसे इजी होगी हम उसके एवरेज को लेंगे, तो ऑब्वियसली 60 से ऊपर ही होने वाला है। सबको मिलाकर के एवरेज यदि 60 हुआ, फिर हम सबसे इजी वाले शिफ्ट का बात करें तो उसकी 60 से तो ऊपर ही होगी ना, तो उसकी 65 हो जाए 70 हो जाए। तो हुआ क्या, ये जो आपका सेकेंड वाला पोर्शन था MGQ, ये अपने आप बस इस फार्मूले के चेंज होने से 5 या 7 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही ये फार्मूला को चेंज किया गया तो हर बच्चों के मार्क्स में वेरिएशन उतना ही होगा, लेकिन उनको पिछले वाले फार्मूले के कंपैरिजन में इस वाले फार्मूले में 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसकी चर्चा हम डिटेल में आगे सेकंड पार्ट में इसको अच्छे से करेंगे, और कैसे कैसे किस फार्मूले का क्या इम्पैक्ट होगा और क्या हो सकता है, इन सारी बातें ये सारी बातें हम आपको बाद में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें हम आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसके कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये वर्क पूरा करता है, इसकी पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस किया है, और कैसे हम इससे नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को इजी वे में समझ सकते थे, और अपना हमारा जो कन्फ्यूजन था, जो भी इसको लेकर के डाउट्स थे, काफ़ी हद तक हम इससे दूर कर पाएँ तो मददगार हो, इसके लिए हमने आपको ये वीडियो दिया। तो ये थे हमारे इस नॉर्मलाइजेशन के मेथड्स के पीछे की पूरी कैलकुलेशन। तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। आप लोगों के मन में जितने डाउट्स होंगे काफ़ी हद तक वो दूर हुए होंगे, और आपको कुछ भी इससे रिलेटेड अभी भी कुछ संदेह रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने की। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये हम डिटेल में सेकंड वीडियो में, अदर वीडियोस में, और हर सेपरेट एग्जाम वाइज हर एग्जाम में किस एग्जाम में कौन सा फार्मूला, उसमें क्या चेंजेस है और कैसे उसमें क्या नॉर्मलाइज मार्क्स हो सकता है और उसका वेरिएशन क्या और कितना होगा, ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इसका पार्ट 2 बनाना होगा। तो आप लोग हमें बतलाइए कि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, इसका पूरा कैलकुलेशन आपको कितनी मददगार साबित हुई है। ओके, धन्यवाद।